खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का एक हिस्सा है मेरे दोस्त। हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 का मार्गदर्शन लेकर। मेरा यह वीडियो मकर लगन और चंद्र राशि मकर पर आधारित होगी। दोस्तों, यूं तो गोचर को हमेशा चंद्र राशि के आधार पे ही देखना चाहिए, लेकिन चंद्र राशि और जिनका लगन मकर है लेकिन राशि कोई और है, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। सामान्यतः जब पूरे वर्ष के मार्गदर्शन की बात हो तो छोटे छोटे अवधि के जो गोचर होते हैं, जैसे चंद्रमा, मंगल, सूर्य और शुक्र के बारे में बात करना मुद्दे की बात नहीं होगी, एक फोकस से हटने वाली बात होगी। वो छोटे छोटे गोचर के मार्गदर्शन आप मंथली वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अभी मेरे वीडियो का केंद्र इस वर्ष में होने वाले 4 महापरिवर्तन के ऊपर होगा, जो आपकी जिंदगी पे बहुत ही गहरा असर डालेंगे। वर्ष का पहला गोचर शनिदेव का होने वाला है, जिसकी प्रतीक्षा आप पिछले 2.5 वर्षों से कर रहे थे। शिखर की 7.5 झेल रहे मकर राशि के जातकों के लिए ये परिवर्तन बहुत ज्यादा आवश्यक था, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उतरती 7.5 में शनिदेव अपने कर्मों का हिसाब किताब लेते हुए बहुत सारा धन दौलत देते हुए चले जाते हैं, खोई हुई मान प्रतिष्ठा लौटाते हुए चले जाते हैं। दोस्तों, शनिदेव के इस परिवर्तन को अगर एक महापरिवर्तन का नाम दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 9 ग्रहों में सबसे अधिक समय तक एक भाव में 30 डिग्री में रहने वाले इकलौते ग्रह और प्रभाव भी मानव जीवन पे सबसे अधिक प्रभावशाली। पहला परिवर्तन शनिदेव के रूप में 17 जनवरी 2023 को, वहीं शनिदेव के बाद एक दूसरा बड़ा ग्रह देवगुरु बृहस्पति अप्रैल 22 को स्थान परिवर्तन करेंगे। शनिदेव जहां आपके लग्न भाव प्रथम भाव को छोड़ते हुए शिखर की 7.5 को समाप्त करते हुए उतरती 7.5 में आपके धन के भाव में विचरण करेंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि में विचरण करेंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति जो आपके तृतीय भाव में पराक्रम के भाव में मानसिक सोच विचार के भाव में विचरण कर रहे हैं, अपनी स्व राशि में, अपनी स्व राशि का त्याग करते हुए अपनी मित्र राशि मंगल की राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर वो शनिदेव से पुनः दृष्ट होंगे। बृहस्पति देव मंगल की राशि में तो होंगे, लेकिन शनिदेव की तीसरी दृष्टि मेष राशि पे होगी, यानी कि उनकी नीच राशि पे होगी, और उनकी 10वीं दृष्टि भी वृश्चिक राशि पे होगी, यानी मंगल की राशि पे होगी। तो पूरे वर्ष पर्यंत, या यूं कहें कि अगले 2.5 वर्षों तक शनिदेव अपने शत्रु मंगल को नकेल पहना कर रखने वाले हैं। और मंगल था कौन? मकर राशि के लिए आपका चतुर्थेश, घर, गाड़ी, बंगला, आत्मिक सुख, माता का सुख देने वाला ग्रह, प्रॉपर्टी देने वाला ग्रह, जमीन जायदाद देने वाला ग्रह, कोर्ट कचहरी विवादों के मामले में विजय देने वाला ग्रह। वहीं आपका एकादशेश, यानी कि आपके लाभ का स्वामी, सर्वस्व लाभ का स्वामी, पूरे जीवन के लाभ को देने वाला ग्रह। वहीं देवगुरु बृहस्पति करीब करीब 13 वर्षों के बाद आपके चतुर्थ भाव में, वो भी मंगल की राशि में
पधारेंगे और वहां से सीधी 7वीं दृष्टि आपके करियर को दे देंगे। 5वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर खतरे से बचाने वाला काम भी करेंगे और 9वीं दृष्टि आपके 12वें भाव को भी दे देंगे, जहां पर वो भी आपके लिए क्या है, व्यय का भाव, नुकसान का भाव, खतरे का भाव, विदेश का भी भाव। तो देवगुरु बृहस्पति बिल्कुल केंद्र में बैठकर हर तरह के अनहोनी से बचाते हुए, हर तरह के व्यय से बचाते हुए, नुकसान से बचाते हुए आपके करियर को दृष्ट करते रहेंगे और आपके राशि के स्वामी कर्म फलदाता शनि से भी दृष्ट रहेंगे। शनिदेव तीसरी दृष्टि से अपनी नीच राशि को देख रहे हैं। यह स्थिति अच्छी नहीं थी अगर वहां देवगुरु बृहस्पति नहीं होते। बृहस्पति देव का गोचर अप्रैल 22 को होने वाला है और शनिदेव का गोचर 17 जनवरी को हो चुका है। अब जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 4 महीने जब तक बृहस्पति देव तीसरे भाव में रहेंगे, शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थान परिवर्तन करते ही चतुर्थ को अपनी दृष्टि दे देंगे, अपनी नीच राशि को अपनी दृष्टि दे देंगे। और भूलिए नहीं कि आप अभी भी 7.5 के अंतराल में हैं। वहीं इनकम को भी दृष्ट कर देंगे। कुंडली के आधार पे अगर आपके मंगल अच्छे नहीं हुए या अगर आप मकर राशि के तो हैं, मकर लगन के भी हुए, तो मंगल आपके इनकम के स्वामी बन जाते हैं। तो 17 जनवरी से 22 अप्रैल तक कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्रंच बना रहेगा, ऐसी संभावना 80% दिख रही है। लेकिन अन्य लगन के जातकों के लिए मकर लगन के अलावा यह स्थिति उतनी बुरी नहीं रहेगी, क्योंकि शनिदेव का जो ये गोचर है अपनी राशि में तो है ही, धन के भाव में भी है। धन के लिए ये स्थान परिवर्तन बहुत ही अच्छा है। धन का लाभ होगा। 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पे है तो अचानक धन का लाभ होगा। तीसरी दृष्टि चतुर्थ पे है, प्रॉपर्टी के द्वारा, माता के द्वारा, आपके सगे संबंधियों के द्वारा, उनके सपोर्ट के द्वारा धन का लाभ होगा। ऐसा शनिदेव और उनकी दृष्टियां कह रही हैं। दोस्तों, शनिदेव की दृष्टियों से ना डरें। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जिन्हें बिल्कुल सतही जानकारी होती है, आजकल यूट्यूब पर आकर शनिदेव की दृष्टियों से आपको डराते हैं। आप बिल्कुल ना डरें, बल्कि अपनी अकल लगाएं। पुराणों को पढ़ें, शास्त्रों को पढ़ें, उसमें कभी गलत वर्णन नहीं मिलेगा। शास्त्रों के अनुसार जब शनिदेव श्री कृष्ण भगवान की तपस्या में लीन थे तो उनकी पत्नी उनके पास श्रृंगार करके जाती हैं और प्रेम निवेदन करती हैं। लेकिन शनिदेव अपने आराध्य देव श्री कृष्ण भगवान की तपस्या में, साधना में इतने लीन थे कि उन्होंने नजर उठाकर भी अपनी पत्नी को नहीं देखा। इसी अपमान के कारण शनिदेव की पत्नी ने शनिदेव को श्राप दे दिया कि तुमने मेरा अपमान किया है, तुमने मेरी ओर नजर उठाकर देखा भी नहीं, तो आज के बाद तुम जिसे भी अपनी नजर उठाकर देखोगे उसका विध्वंस हो जाएगा। तो शनिदेव ये कहानी बताते हुए माता पार्वती को कहते हैं कि हे माता पार्वती, यही कारण है कि मैं दुनिया को विध्वंस से बचाने के लिए अपनी नजरें हमेशा सर्वदा नीची रखता हूं। लेकिन जब कोई ऐसा व्यवहार करता है जिसे सजा देना
मेरा कर्तव्य हो जाता है तो मैं संहारक बन जाता हूं। तो दोस्तों, इस बात से, इस तथ्य से क्या पता लगता है कि शनिदेव खुद भगवान शंकर की तरह भोले भंडारी हैं। वो नहीं चाहते कि आपका बुरा हो, लेकिन चूंकि वो कर्म फलदाता है, न्यायाधीश हैं, एक जज की तरह फैसला सुनाते हैं। तो आपके समाज में ही, आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अनैतिक कार्यों में लिप्त हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, दूसरों का कत्ल करते हैं, रेप करते हैं। उनके लिए शनिदेव संहारक है। उनके सुख क्षणिक होते हैं। अंततः उनकी जो दुर्दशा होती है वो सब शनिदेव के न्याय का फल है। सजा तो मिलनी है इस जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में। शनिदेव की जो न्याय विधि है उसे त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बदल सकते। तो हम इंसान क्या है? आगे बढ़ने के पहले आप मकर राशि के जातकों को मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण उलझन से बाहर निकालना चाहूंगा। 2.5 वर्ष पहले जब शनिदेव आपकी राशि में आए थे तो आपकी शिखर की 7.5 स्टार्ट हुई थी, और उस समय मैंने कहा था कि चूंकि अपनी राशि में शनिदेव है तो पंच महापुरुषों में एक योग, शश राजयोग में भी आप रहेंगे। तो कुछ लोगों को यह कंफ्यूजन था कि मैं इसे शिखर की 7.5 मानूं या पंच महापुरुष राजयोग, शश राजयोग। इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, थोड़ा समझने का प्रयत्न कीजिएगा। देखिए, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जब शनिदेव अपनी राशि मकर और कुंभ में केंद्र भाव में आते हैं या उच्च राशि में आते हैं तो शश राजयोग का निर्माण होता है। तो दोस्तों, सभी राशियों को शिखर की 7.5 मिलेगी, लेकिन मकर और कुंभ को नहीं मिलेगी, क्योंकि मकर या कुंभ में जब शनिदेव आएंगे तो वो शश राजयोग में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब किसे फल मिला, किसे नहीं मिला, इसका भी जवाब बहुत ही सिंपल है। एक ही साथ आप शिखर की 7.5 में भी थे विज्ञान के अनुसार, क्योंकि 90 डिग्री के अंदर जो शनिदेव का गोचर होता है 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, 2.5 वर्ष चढ़ती 7.5, 2.5 वर्ष शिखर की 7.5 और 2.5 वर्ष जो आने वाले हैं उतरती 7.5। अब जब बीच की 7.5 में आ गए और अपनी राशि में आ गए तो शश राजयोग हो गया। तो एक साथ आप शिखर की 7.5 में भी थे और शश राजयोग में भी थे। 7.5 उन लोगों के लिए रही जो मकर राशि के तो थे, लेकिन लग्न के अनुसार शनि उनके जन्म पत्रिका में अशुभ अवस्था में थे। यदि अशुभ अवस्था में थे और उच्च के थे, ताकतवर थे, तो और भी खराब स्थिति रही। वहीं अगर किसी की महादशा भी चल रही थी और वो अशुभ थे और उच्च के भी थे, तब तो जीना ही दुश्वार रहा होगा। वहीं ऐसे जातक जिनकी जन्म पत्रिका में शनि शुभ स्थिति में थे और उनके शनि उच्च के थे, पावरफुल थे, तो उन्हें मिला शश राजयोग। 7.5 के दौरान भी उनके काम बने, अच्छी उपलब्धियां रही, धीरे धीरे दबाव में ही सही आगे बढ़ते चले गए। अभी मैंने 2 बातें बोली, एक जिनकी पत्रिका में शनि खराब थे वो 7.5 का समय झेल रहे थे, और एक वैसे व्यक्ति होंगे लगन चार्ट के अनुसार जिनके शनि पत्रिका में शुभ होंगे, वो शश राजयोग को एंजॉय कर रहे थे। दोनों ही हालात में मानसिक दबाव चरम पे रहेगा ही रहेगा। चंद्र राशि से 90 डिग्री में जब तक शनि रहेंगे मानसिक दबाव
रहेगा ही रहेगा। चंद्रमा मन सो जाते मन है, बिल्कुल पवित्र है। शनि एक गैसीय ग्रह है। सैकड़ों चंद्रमा, हजारों चंद्रमा शनि में समा जाए, शनिदेव बहुत ही विशाल है। चंद्रमा की वहां पे कोई भी एग्जिस्टेंस अगर कंपेयर करें तो कुछ भी नहीं। वहां पे जब उसका प्रभाव आता है तो जैसे हमारा माइंड लैग होने लगता है, जैम होने लगता है, और उसी समय हम गलतियां करते हैं जिसे साढ़े साती कहते हैं। तीसरे कैटेगरी के कुछ ऐसे जातक होंगे जिनके शनि लगन पत्रिका के अनुसार शुभ भी हैं लेकिन पावरलेस है, और कुछ लोगों के शनि खराब भी होंगे पत्रिका में लेकिन वो पावरलेस है। अगर कुंडली में देखेंगे तो उनकी रश्मि के सामने 0 या 1 या 2 ऐसा लिखा होगा। ऐसी स्थिति में न तो वो सस राजयोग का फल दे पाएंगे और न ही साढ़े साती की निगेटिव वैल्यू दे पाएंगे। अगर कोई आपका दोस्त है, अगर उसके पास पैसे नहीं है और पैसे मांग रहे हो आपको पैसे की जरूरत है, तो कहां से दे पाएगा। वैसे ही अगर कोई दुश्मन भी है आपका, उसके पास पावर ही नहीं है, तो दुश्मन होते हुए भी आपको क्या तकलीफ दे पाएगा। ये वैसा ही है। तो दोनों ही बातें सत्य हैं। आप शश राजयोग में भी थे और साढ़े साती में भी थे। अब आप 17 जनवरी 2023 से उतरती साढ़े साती में आ चुके हैं। शनिदेव का यह परिवर्तन बहुत सारे धन लाभ को लेकर आया है। विगत साढ़े साती के 5 वर्षों में जो भी फाइनेंशियल डिलेज हुए, फंड्स आते आते अटक गए, लाभ होते होते रुक गया, बनते काम अटक गए, वो सब अब धीरे धीरे एक गति को प्राप्त होने लगेंगे। अभी भी आप पूरी तरीके से रिलीज नहीं हुए, लेकिन आपके काम बनने लगेंगे, जिंदगी पटरी पर वापस लौटने लगेगी। शनिदेव तीसरी दृष्टि से राहु को दृष्ट कर रहे हैं, जो कि अक्टूबर तक चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं। शनि और राहु का जब भी कंजक्शन होता है तो राहु, देखिए लक है, राहु आईटी फील्ड को रिप्रेजेंट करता है और शनि भी आईटी फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। सारे इंटरनेट से होने वाले काम, ई कॉमर्स, चमक दमक, चकाचौंध, फिल्म जगत कह ले, पॉलिटिक्स कह ले, वहां पे राहु और शनि का कनेक्शन होना बहुत ही अनिवार्य है। और अगर वो कनेक्शन चौथे भाव में हो रहा हो तो यहां पे आप मकर राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। सभी लोगों के माइंड में यह फीडेड है कि साढ़े साती का अंतराल चल रहा है, आप साढ़े साती से गुजर रहे हैं, तो कोई भी बड़ा स्टेप लेने में कहीं ना कहीं आप हिचक रहे हैं। लेकिन यह युति आपको एक बड़ा ब्रेक देने के लिए विवश है। अब यहां पे रिजल्ट उसी को मिलेगा जिसने इस अवधि में प्रयास किया। तो मेरा मैसेज यह है कि आप 2.5 वर्षों तक आप इंतजार ना करें। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेलियर, लेकिन मन में एक मलाल तो नहीं होगा कि आपने प्रयास नहीं किया, आपके हाथ से समय चला गया। पैसा जाए, नुकसान हो जाए, कोई बात नहीं, समय का नुकसान नहीं होना चाहिए। हर चीज से आप समझौता कर लें, लेकिन समय के साथ कभी समझौता ना करें। यह आपकी सफलता के लिए पहला और आखिरी मूलभूत सिद्धांत है। क्योंकि लक्ष्य को, बड़े सपने को पाने के लिए सिर्फ समझदारी की ही नहीं, जुनून
और पागलपन की भी आवश्यकता होती है। तो कुछ ऐसे कार्य उस समय कर जाना जबकि कोई आम व्यक्ति करने में हिचक रहा हो, यही तो पागलपन है। और यही एक यूनिकनेस है कि जब भीड़ वो काम नहीं कर रही, आप भीड़ से हटकर वो काम करें। दोस्तों, जब भी शनि या बृहस्पति जैसे बड़े ग्रह का गोचर होता है तो ज्योतिष शास्त्र में एक मूर्ति निर्णय किया जाता है, जिससे उसके पाए का अंदाजा लगता है कि ये गोचर किस पाए को लेकर आया है, यानी कि इस ट्रांजिट से आपको क्या लाभ मिलने वाला है, संबंधित ग्रह आपको क्या लाभ देंगे। तो जब 17 जनवरी को शनिदेव का राशि परिवर्तन हो रहा था तो आपके जन्म चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा आपके 11वें भाव में था, इसलिए मूर्ति निर्णय के अनुसार शनिदेव का ये सेकंड हाउस, द्वितीय भाव का गोचर, उतरती 7.5 का अंतराल, मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में जाना अगले 2.5 वर्षों के लिए मकर राशि के जातकों के लिए स्वर्ण का पाया यानी कि सोने का पाया लेकर आया है, जिसे शास्त्रों में सर्वोत्तम लिखा गया है। यानी कि एक होता है ना कि संबंधित ग्रह का ऑरा कैसा है, किस ऑरे को लेकर आया है। वहीं 22 अप्रैल को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मंगल की राशि में चतुर्थ भाव में आएंगे, वो चांदी का पाया लेकर आएंगे। तो दोनों ग्रहों के पाए ठीक हैं। भले ही गोचर के विज्ञान के अनुसार शनिदेव सिर्फ 3, 6, 11 भावों में अच्छे फल देते हैं, वहीं बृहस्पति देव का भी चौथे भाव में बहुत अच्छा शुभ गोचर नहीं बदलाया गया है, लेकिन पहले से बहुत अच्छा है। यह भी राहत देने वाली बात है कि चलो एटलीस्ट 7.5 से तो हट गए। अब बृहस्पति का चतुर्थ में आना इसलिए भी जरूरी था, बृहस्पति है कौन? आपके विदेश भाव के स्वामी और 3rd हाउस के स्वामी। विदेश भाव प्लस कोई भी नुकसान होने का भाव, व्यय का भाव। और तीसरा भाव क्या है? मेंटल क्रिएशन, पराक्रम, रिस्क लेने का, छोटे भाई बहनों का भाव, मानसिक सोच का भाव। जितने आइडियाज आते हैं आपके सब 3rd हाउस से आते हैं। वहां के लॉर्ड होते हुए चतुर्थ में जाएंगे जहां पहले से राहु है। राहु विदेश का कारक है, तो विदेश में रहने वालों के लिए तो इससे बढ़िया मजबूत वक्त नहीं होगा। वहीं आईटी से जुड़े हुए, रिसर्च से जुड़े हुए लोग, ई कॉमर्स से जुड़े हुए लोग, इंटरनेट के द्वारा जो भी अपनी जीविका चलाते हैं, वैसे लोगों के लिए ये ट्रांजिट बहुत बड़ा लाभ देने आई है। गुरु को क्रिएशन यानी मैन्युफैक्चरिंग से भी जोड़ा गया है, इसके लिए भी बहुत अच्छी बात है। राहु को लक का फैक्टर माना गया है, तो जो लोग शेयर्स मार्केट में या कहीं भी लक आजमाने का काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा समय। मंगल की राशि में आए हैं, मंगल आपके एकादशेष भी है, तो हर तरह के लाभ को देने के लिए मंगल भले ही ना देना चाहे, लेकिन अभी शनिदेव ने विवश कर रखा है और बृहस्पति के आने पे अप्रैल के बाद और भी विवश हो जाएंगे। अभी मैं मंथली विवेचना नहीं कर रहा, एक पूरे वर्ष का एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूं, रफ आइडिया, अंदाजा। वहीं पे सबसे महत्वपूर्ण बात 2 + 2 + 3 यानी नंबर 7। नंबर 7 रिप्रेजेंट करता है केतु को, यानी कि 2023 का जो ऑरा है। अभी मैंने बताया शनि का ऑरा अच्छा है, बृहस्पति का ऑरा अच्छा है, भले ही गोचर शुभ हो ना हो, ऑरा अच्छा है। उसी तरीके से साल का जो ऑरा है वो है केतु का। केतु यानी अध्यात्म, केतु यानी कि नीचे से अचानक ऊपर पहुंचा देने वाला प्लैनेट, पताका, ध्वजा, रहस्य,
सरप्राइजेज। तो आप भी दुनिया को सरप्राइज देने को तैयार हो जाइए 2023 में। क्यों? नंबर 7 केतु अपने आप में एक रहस्य से कम नहीं। केतु को कहा ही गया है हिडन प्लैनेट, रहस्य। 7 नंबर, 7 रंग, 7 जन्म, 7 समंदर, 7 फेरे, 7 वचन। नंबर 7 से केतु का बहुत ही गहरा संबंध है। और अभी है किस राशि में? तुला राशि, यानी नंबर 7 में। और वो नंबर 7 मकर राशि के किस भाव में बन रहा है? मकर लगन, मकर राशि के करियर लॉर्ड होते हैं शुक्र, यानी नंबर 7। यानी कि आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए जो आपका करियर है उसके अधिपति है शुक्र, नंबर 7। और वहीं पे केतु है जो इस वर्ष का नायक है, हीरो है। इसका क्या मतलब हुआ? आध्यात्म का दूसरा नाम केतु आपके दशम भाव में, वहीं अप्रैल में बृहस्पति जो कि देवों के गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति, वो चतुर्थ में आकर दोनों एक दूसरे को देखेंगे केंद्र में बैठकर। सीधा अनुवाद आपके लिए यह है कि 2023 में आपका रुझान या तो भगवान या अध्यात्म की ओर अभी है या नहीं है, ये मैं नहीं पूछ रहा आपसे। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 2023 में आपको एक बड़ी सफलता चाहिए तो आपका रुझान, आपका झुकाव जितनी तीव्र गति से, जितनी अधिक मात्रा में ईश्वर की ओर होगा, अध्यात्म की ओर होगा, मंत्र शक्ति की ओर होगा, हवन इत्यादि की ओर होगा, तीर्थ यात्राओं पर होगा, उतनी ही तेजी से आपका सुख और आपका करियर मजबूत होता चला जाएगा। इस वर्ष में सफलता की कुंजी ही है आपका भगवान के साथ कनेक्शन। और पिछले 2.5 वर्ष शिखर के 7.5 हो या उसके पहले की 2.5 वर्ष की चढ़ती 7.5, शनिदेव का कष्ट देने का सिर्फ एक ही मकसद होता है, आपके एरर को फिक्स करना, आपके अंदर की गलतियों में सुधार करवाना, आगे की जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए आपका चरित्र परिवर्तन कराना। तो आप खुद से पूछ लीजिए कि क्या 5 वर्षों में आप बदल गए हैं? शनिदेव के जो पैरामीटर्स हैं उनका एक जो क्राइटेरिया है कि व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए: शुद्ध चरित्र, सात्विक चरित्र, न्याय करने वाला, नियत अच्छी रखने वाला, लोगों की मदद करने वाला। अगर आप अभी बदल चुके हैं तो ठीक है, रिजल्ट मिल जाएगा। और नहीं बदले हैं तो 2.5 वर्ष और 7.5 अभी गई नहीं है, रिलैक्सेशन मिला है, गई नहीं। तो अगर आप बदल चुके हैं तो लाभ मिलना पक्का है। देवगुरु बृहस्पति के चतुर्थ भाव में आते ही पुनः वो शनिदेव से दृष्ट होंगे। शनिदेव दूसरे भाव में बैठकर 10वीं दृष्टि एकादश को दे रहे, तो 2 + 11 का एक धन योग बन रहा है। वहीं बृहस्पति अप्रैल में आपके लाभेश की राशि में ही आकर आपके करियर को देखेंगे, तो जितने भी लाभ आने हैं, करियर अपने आप मजबूत होगा तो लाभ अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। वहां पर केतु भी है, तो केतु आपके लाभ को 5 गुना मल्टीप्लाई करता चला जाएगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपकी कुंडली में शनिदेव अगर शुभ अवस्था में है तो उन्हें उचित पावर में रखना है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी कुंडली में शनिदेव की पावर क्या है, उनकी रश्मि क्या है, तो अभी तक ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। आज ही अपनी पत्रिका चेक करें और देखें कि शनिदेव की स्थिति में जहां उनकी रश्मि लिखी हुई आती है, आउट ऑफ 30 कितनी है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है या 30 है?
शनिदेव अगर आपकी कुंडली में उच्च के होंगे और युवा अवस्था में होंगे, ये नहीं कि बाल अवस्था में है, मृत अवस्था में है, वृद्धावस्था में है, समुचित फल नहीं मिलेगा। तो आप चेक करें। बहुत लोगों के शनि डेड हैं, मृत अवस्था में, किसी के बाल अवस्था में, किसी के वृद्ध अवस्था में, तो बोलते हैं हमें रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, कैसे मिलेगा? तो ये एक ज्योतिषीय विषय है। तो अभी भी अगर आप लाभ लेना चाहते हैं, शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहले ये तो देखिए कि शनिदेव की फ्रीक्वेंसी आपकी कुंडली में है कितनी, या किसी भी ग्रह की। अगर आप संबंधित ग्रह का लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए। अब पिछले 2.5 वर्षों से आप शश राजयोग में थे, अगर आपको लाभ मिला यानी कि आपकी कुंडली में शनि में बल था, और लाभ नहीं मिला, आप सिर्फ चले जा रहे हैं बस ऐसे ही, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं हुई, तो आपके शनि में पावर नहीं थी। बहुत ही सिंपल है। अवस्था देखिए, पावर देखिए। मैं आपको सचेत इसलिए कर रहा हूं कि देखिए दोस्तों, अभी तो शनि मूल त्रिकोण राशि में है, लेकिन तुला राशि में उच्च के होते हैं नंबर 7, 8, 9, 10, 4 सीढ़ी नीचे उतर चुके हैं, और 7वीं सीढ़ी मेष राशि में नीच के हो जाते हैं। उनकी पावर हो जाएगी 0। अगर आपकी कुंडली में भी 0 रही तो आप -20, 30 में चले जाओगे, और वो टाइम 7.5 से भी बुरा हो सकता है। पता ही नहीं लगेगा क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। तो ये सावधानी का विषय है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी एक जीपीएस की तरह आपको बताती है कि भाई साहब आगे मौसम खराब होने वाला है, छतरी ले लो। तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको सचेत करना है कि शनिदेव अपनी नीच राशि की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी तीसरी दृष्टि जा रही है, लेकिन 5 सालों के बाद वो नीच राशि में प्रवेश भी तो करेंगे। 2025 में प्रवेश होगा मीन राशि में, फिर 2028 के आसपास प्रवेश होगा मेष राशि में। मेष राशि उनकी नीच राशि है। बाकी की स्टोरी तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो दोस्तों, इस वर्ष शनिदेव धन के भाव में विराजमान होकर आपके स्वामी होते हुए तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर डाल रहे हैं। वहां पे बृहस्पति भी आ गए और वहां पर राहु भी है, और वो मंगल लाभेश की राशि भी है। तो आपके पूरे वर्ष का जो एक सबसे महत्वपूर्ण भाव हो गया, वो हो गया भाव नंबर 4। अब 4 क्या है, आपको क्या क्या लाभ मिलेगा? चौथा भाव होता है आपके घर का, गाड़ी का, प्रॉपर्टी का, माता के सुख का। क्योंकि शनि की 7.5 के दौरान तीसरी दृष्टि है, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपकी पहली जिम्मेदारी होगी, ट्रैक करते रहेंगे। वहीं अभी तक आपने घर, गाड़ी या जमीन जायदाद नहीं लिया था तो लेने का सोच रहे थे, स्थान परिवर्तन का सोच रहे थे, कुछ भी जो सोच रहे थे, विदेश में अपना घर बनाने का सोच रहे थे, राहु भी है वहां पे, सब कुछ संभव है। कोई भी जमीनी विवाद, घर से जुड़ा हुआ विवाद, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ विवाद सालों साल से चल रहा था, ये बहुत ही मजबूत समय, खासकर जब तक बृहस्पति 13 महीने वहां रहेंगे अप्रैल के बाद, बहुत मजबूत समय। राहु आपके किस्मत के सितारे को पलटने की शक्ति रखता है, क्योंकि शनिदेव से दृष्ट हो रहा है। ऐसे कोई भी काम है फटाफट कर लीजिए। राहु बहुत लग्जरी लाइफस्टाइल को सपोर्ट करता है। केतु का वर्ष है और वो शुक्र की राशि में बैठ के दृष्टि कर रहा है, चतुर्थ भाव में जबरदस्त एनर्जी। तो जितने भी लग्जरी के सामान, भौतिक सुख संसाधनों के सामान आप लेना चाहते हैं, सब कुछ संभव है। बढ़िया गाड़ी लेना चाहते हैं, घर अपग्रेड करना चाहते हैं, बढ़िया कुछ भी, सब कुछ संभव है। यह सब पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, आपकी जन्म पत्रिका में प्लैनेट की एनर्जी क्या है, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखाकर उसको समझिए। उस एनर्जी को बहुत ही आसानी से बढ़ाया जा सकता है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, मंत्र या स्टोन्स वगैरह। नेगेटिव भी हुए शनि या कोई भी ग्रह नेगेटिव भी हैं, सभी के उपाय,
सबसे ज्यादा नुकसान तो उन्हें होता है जिनकी दशा भी अनुकूल नहीं चल रही। साढ़े साती के दौरान ही बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें पता भी नहीं लगा होगा कि साढ़े साती चल रही है, क्योंकि उनकी दशा अच्छी चल रही होगी। कुछ भाव ऐसे होते हैं उनकी अगर दशा चल रही है, जैसे त्रिकोण की दशा है, केंद्र की दशा है, ठीक है। अब वही दशा मान लो कि ऐसे ग्रह की है जो खुद ही स्ट्रगल देने में सक्षम है, त्रिष्ठाय का स्वामी है, मार्केश है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ट्रांजिट क्या करेंगे? ट्रांजिट क्या है? ट्रांजिट तो डाकिया है, ये आपका खत पकड़ा कर चला जाएगा, लेकिन आपके प्रारब्ध में जो लिखा है वो तो होना ही है ना। वो दशा, तो दशानाथ, तो चाहे दशानाथ हो, चाहे ग्रहों की फ्रीक्वेंसी हो, ये सब अपना दिमाग लगाने से बेहतर है कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को संपर्क करें, इन बातों पर चर्चा करें और आने वाले 2.5 वर्षों को सिक्योर कर लें। वहीं 2023 की अगर बात करें तो अंतिम जो बड़ा परिवर्तन है राहु और केतु का अक्टूबर में होगा। फिलहाल राहु ने आपके चतुर्थ भाव को संभाल रखा है, मंगल की राशि में है, और केतु तुला राशि में है, आपके करियर के भाव में। दोनों अभी क्या कह रहे थे? करियर और घर दोनों से विदेश का संबंध बहुत प्रगाढ़ रूप से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। राहु और केतु एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेटाइज कर रहे थे, लेकिन इसी बीच साढ़े साती आ गई, थोड़ा स्लो डाउन हो गया सब कुछ। नहीं तो यही स्थिति किसी और राशि के साथ होती तो ये समय कमाल का हो सकता था। एनीवे, शनि से बड़ा कुछ नहीं, क्या कर सकते हैं, ये सब कर्मफल है। अक्टूबर में ये मेष राशि से निकलते हुए आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि राहु और केतु वक्री चलते हैं, तो मेष राशि से पीछे की ओर बढ़ते हुए ये गुरु की राशि में आ जाएंगे। और शास्त्र कहते हैं कि राहु सर्वश्रेष्ठ फल गुरु की राशि में देता है। यकीन ना हो तो उत्तर कालामृत निकाल कर पढ़ लीजिए। वहीं केतु तुला राशि से निकलते हुए उल्टा कन्या राशि में, आपके 9वें भाव में, आपके भाग्य के भाव में पहुंचेंगे, और आने वाले 18 महीनों तक, 1.5 वर्षों तक भाग्य के सितारे बुलंद कर देंगे। तो कुल मिलाकर 2023 का जो ये पूरा का पूरा एक एपिसोड है आपकी लाइफ का, बहुत ही रोमांचक है। आवश्यकता है सिर्फ और सिर्फ अपनी मानसिकता को, जो साढ़े साती का जो एक फियर है, जो उसकी डर रूपी बेड़ियां जो आपके दिमाग को जकड़ के जिसने रखा हुआ है, उससे आजाद होने का। लेकिन जब आप केतु और बृहस्पति के इस संचरण के आधार पर आपने देख लिया होगा कि ये वर्ष ईश्वर का वर्ष है, अध्यात्म का वर्ष है, जितनी एक अंतरात्मा से जब जुड़ेंगे, भगवान से कनेक्शन बनाएंगे, वैसा कनेक्शन नहीं कि भागते दौड़ते 2 अगरबत्ती दिखाते हुए निकल गए, अंदर से कनेक्शन बनाए, वो है रियल आध्यात्म। दिखावा नहीं चाहिए, किसको दिखाना है ना? आप पूजा करते हो, किसको दिखाना है, और दिखाकर मिलेगा क्या? आप जिसकी पूजा करते हो ना, उन्हें दिखाना है कि आपका उनके साथ कनेक्शन है, बिलीव है, विश्वास है कि आप जो काम करने जा रहे हो वो होगा, आप सफल होंगे, आपका जो लक्ष्य है, आपने जो सपना देखा है वो पूरा होगा। तो ये जो अंदर बिलीव आता है ना, वो ईश्वर देता है, उनकी सकारात्मक ऊर्जाएं देती है। और वहीं जो आपके नेगेटिव प्लैनेट होते हैं ना, वो बोलता है नहीं होगा तुझसे, करना नहीं, वो डराते हैं। तो इस बिलीव और फियर के बीच आप खड़े हैं। अब आपको तय करना है कि 2023 की जर्नी कैसे करनी है। साढ़े साती के डर में निकाल देना है और 2.5 साल, या अन्य ग्रहों के सपोर्ट के आधार पे एक सकारात्मक विचारधारा के साथ एक अच्छे भविष्य के सपने को देखते हुए एक्शन करना है, कर्म करना है। और आपको पता है
कि जो व्यक्ति कर्म करता है वो अपनी तकदीर को भी बदल सकता है। कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि ऊपर वाला भी हर फैसले के पहले पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इस चीज से सिर्फ एक ही बात साबित होती है कि अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो भगवान भी विवश हो जाते हैं। साथ ही जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपको इस वर्ष बहुत बड़ी सफलता के लिए आध्यात्म से जुड़कर रहना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? देखिए, 7.5 के अंतिम चरण का समय है, तो 2.5 वर्षों तक प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ और शनिवार के दिन सुंदर कांड का पाठ करना अति आवश्यक होगा आपके लिए, क्योंकि शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि जो भी आपके भक्त होंगे मैं उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। साथ ही 7.5 के समय दशरथ कृत शनि दशरथ स्तोत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। इससे 7.5 के अशुभ फलों में कमी आती है और अपने घर में एक शमी का पौधा रखकर उसका पूजन करना चाहिए और शनिवार के दिन तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए, उसमें थोड़े से काले तिल को डालते हुए। साथ ही काले घोड़े की नाल मिल जाए तो अपने घर के मुख्य द्वार पे उसे स्थापित करें। लग्न के अनुसार शनि शुभ हो लेकिन पावर की कमी हो, नीच हो, अस्त हो तो नीलम धारण करें, अथवा अगर शनि अशुभ हो तो नाव के कील का छल्ला या घोड़े की नाल का छल्ला बिना आग में तपाए बनवाकर शनिवार को धारण करें। वहीं बृहस्पति और केतु आध्यात्म से जुड़ने के लिए आपको इस वर्ष संदेश दे रहे हैं, तो इसके लिए क्या करें? विष्णु भगवान के लिए, और चूंकि केतु भी श्रीहरि विष्णु के मत्स्य अवतार से संबंधित ग्रह है, दोनों के लिए एक कंबाइंड उपाय मैं बता देता हूं। एकादशी का व्रत। एकादशी का व्रत एक महाव्रत के रूप में जाना जाता है। इसे ना करने पर भी आप पाप के भागी होते हैं। तो किसी भी शुक्ल पक्ष से एकादशी के व्रत का संकल्प लें, एकादशी का व्रत करें। उस दिन अन्न नहीं खाना है, फलाहार पे रहें। एकादशी के व्रत को आप आने वाले 2.5 वर्षों तक करते रहें और उससे अधिक भी करना चाहें तो कोई मुश्किल बात नहीं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। दोस्तों, ये सिर्फ मैं बृहस्पति और केतु या सिर्फ इस वर्ष के लिए नहीं बता रहा। आप मकर राशि के जातक हैं और आपके जो राशि के स्वामी हैं वो शनि हैं, और शनि देव श्री कृष्ण के उपासक थे। तो एकादशी का व्रत करेंगे तो आप उनके स्नेह का पात्र भी बनेंगे। साथ ही एकादशी का व्रत आपके पिछले जन्म के कर्म या इस जन्म के कर्म, जो कि आपके बुरे कर्म हैं, जो कि आपकी कामयाबी, आपकी सफलता, आपके धन के आवक में कहीं ना कहीं व्यवधान बनकर आपकी सफलता को रोक रही है, तो एकादशी के व्रत को करने से आपके बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो आने वाले समय में जब भी आप जो भी कार्य करते हैं वो सफल होते चले जाते हैं, बाधा नहीं आती। और दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि ये वर्ष आपके लिए बहुत ही सफलताओं से भरा हो, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों। ना थके हैं अभी पैर, ना ही हिम्मत हारी है, हौसला है कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है।